नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिहाज से यूनिट 10 की। इस वीडियो से हमें चर्चा शुरू करनी थी देश और मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की तुलना के बारे में, या यूं कहें कि अलग अलग फैक्ट क्या भारत में है, क्या मध्य प्रदेश में है इनकी। तो फिर आधार क्या रहेगा? आधार रहेगा वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना जो भारत की हुई थी वह। उसके बाद से अभी तक जनगणना संपन्न नहीं कराई गई। आपसे प्रश्न है कमेंट सेक्शन में कि जो अब जनगणना होनी है वह किस वर्ष होनी है। इस बात को आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। दोस्तों, टेबल है एक तरफ, आपके लिए विवरण दिया हुआ है किस संबंध में हम बात कर रहे हैं। अगले कॉलम में भारत, फिर मध्य प्रदेश के आंकड़े दर्शाए गए हैं। तो आपको इन चीजों को बड़े ध्यान से सुनना है और अपने दिमाग में बैठाने का प्रयत्न करना है। यदि जनजातीय जनसंख्या की बात करें तो दोस्तों, भारत में कुल जनसंख्या है 10 करोड़ 45 लाख। मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या है जनजाति की 1 करोड़ 53 लाख। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। या सीधा सा आप ऐसे भी कह सकते हैं 1.53 या 1.53 करोड़। ठीक है। फिर इस कुल जनसंख्या में से यदि पुरुष जनसंख्या की बात करें भारत में तो 5 करोड़ 25 लाख और मध्य प्रदेश में 77 लाख 19 हजार। महिला जनजातीय जनसंख्या की बात करें तो भारत में दोस्तों 5 करोड़ 19 लाख है और मध्य प्रदेश में 17 लाख 97 हजार है। फिर बात करते हैं जनजातीय जनसंख्या का कुल जनसंख्या से प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो कुल आबादी है उस आबादी में से 8.63% आबादी किसकी है? एसटी की है या अनुसूचित जनजाति की है। इसी प्रकार से जो मध्य प्रदेश की जनसंख्या है उस कुल जनसंख्या में से जो 21.09% जनसंख्या है वह किसकी है? वह एसटी पॉपुलेशन है। ठीक है। फिर दोस्तों, जनजातियों की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि की बात करें, अर्थात वर्ष 2001 से 2010 तक कितने प्रतिशत वृद्धि देखी गई? तो देश में दोस्तों 23.66% और मध्य प्रदेश में 25.20% वृद्धि देखी गई। तो दोस्तों, ये आंकड़े बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन कौन से आंकड़े? आपको पहली बात तो जो हमारा क्रमांक 1 है इसको ध्यान रखना है, जनजातीय जनसंख्या कितनी है। दूसरी, कुल जनसंख्या में प्रतिशत कितना है। तीसरा, जनसंख्या में दशकीय वृद्धि कितनी हुई है। भारत और मध्य प्रदेश दोनों के परिप्रेक्ष्य में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यह टॉपिक अनुसूचित जनजाति अर्थात यूनिट 10 का तो है ही, साथ ही साथ इसे हम जब एमपीजी के पढ़ते हैं और भारत का जब हम सामान्य अध्ययन पढ़ते हैं तो उसमें जो जनसंख्या वाला सेगमेंट है उसको भी कवर कर रहा है। तो यहां से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अब बात करते हैं लिंगानुपात की। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना है कि जितनी भी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं हम अनुसूचित जनजाति को ध्यान में रखकर कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। यदि भारत के स्तर पर बात करें तो अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात है 990 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष और मध्य प्रदेश में है 984 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। साक्षरता दर की यदि दोस्तों हम बात करें तो देश में है 58.95% और मध्य प्रदेश में है 50.55% एसटी की साक्षरता। आपसे एक प्रश्न है, साक्षरता किसे कहते हैं? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। दोस्तों, जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं यदि आप उनके जवाब हमें देते हैं तो हमारा भी मनोबल बना रहता है आपसे प्रश्न पूछने का, साथ ही साथ आपका क्लास में एंगेजमेंट रहेगा और दूसरों की भी आप सहायता कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अनुसूचित जनजाति के जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे पहले तो आप बताएं कि भारत का जो कुल जनसंख्या है उसका जनसंख्या घनत्व कितना है और मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है।
दोनों परिप्रेक्ष्य में बताना है, 2001 की जनगणना के हिसाब से और 2011 की जनगणना के हिसाब से। अब देख लेते हैं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो देश में 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और मध्य प्रदेश में 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है किसका? एसटी पॉपुलेशन का। कुल अनुसूचित जनजातियों की यदि हम बात करें तो देश में कुल 705 एसटी है और भारत में मध्य प्रदेश में जनसंख्या इनकी संख्या कितनी है, कितनी अनुसूचित जनजातियां हैं टोटल? तो 43 है। इनकी चर्चा हम कर चुके हैं। देश में कितनी है? 705 अनुसूचित जनजातियां हैं और मध्य प्रदेश में कितनी है? 43 है। इन दोनों बिंदुओं को भी आपको ध्यान रखना है। कुछ एक बिंदु छोड़ दें जो उतने महत्व के प्रतीत नहीं होते, लेकिन अब 2 ही बिंदु बचे तो उनको भी नजरअंदाज करना उचित प्रतीत नहीं होता। आपको इन 9 के 9 बिंदुओं को बिल्कुल आवश्यक रूप से ध्यान रखना है, एक को भी इग्नोर आप नहीं कर सकते। दोस्तों एक बात मैं आपसे कह दूं कि जो ये टॉपिक है जनसंख्या के बाद थोड़ा सा बोरिंग आपको लग सकता है, आपको बोरियत फील हो सकती है, लेकिन इसको दवा समझ के आपको पीना ही पड़ेगा या खाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि सिलेक्शन लेना है तो किसी भी प्रकार की कोताही आप पढ़ाई के मामले में नहीं बरत सकते। ठीक है, अब चर्चा करते हैं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की। तो यदि हम बात करें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले, दोस्तों मैं अनुसूचित जनजाति को एसटी शब्द से संबोधित करूंगा ताकि बोलने में सुविधा रहे। तो सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाले जिले, आपको तीनों का क्रम याद रखना है। सबसे ज्यादा जनसंख्या है धार, फिर बड़वानी, फिर झाबुआ। धार में कितनी है? 12,20,000। बड़वानी में कितनी है? 9,60,000। झाबुआ में कितनी है? 8,90,000 के आसपास लगभग। मैंने कहा या सीधा कहें तो 12.2 लाख, 9.6 लाख या 8.9 लाख, इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं। क्रम आपको जरूर याद रखना है। सबसे पहले इनके क्रम की प्राथमिकता देनी है, फिर भी आपको ध्यान रह पाए जनसंख्या तो इसमें भी कोशिश करनी है कि कम से कम धार की आप ध्यान रख लें। ठीक, ऐसा प्रश्न आ सकता है कि मध्य प्रदेश में 10 लाख से अधिक की एसटी पॉपुलेशन वाले जिले कितने हैं? तब आपको ये चीजें यहां पर काम में आ सकती हैं। ठीक है, तो धार, बड़वानी और झाबुआ, ये 3 सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या वाले जिले हैं। सबसे ज्यादा कहाँ की है? धार की है। न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम भिंड की है, फिर दतिया की है, फिर मुरैना की है। भिंड में मात्र 6,131, दतिया में 15,061 और मुरैना में 17,030 व्यक्ति निवास करते हैं एसटी जनसंख्या के। तो यहाँ पर आपको भिंड को नहीं भूलना। सबसे ज्यादा कहाँ की है? धार की है। सबसे कम कहाँ की है? भिंड की है। जनसंख्या, अब जनसंख्या प्रतिशत की बात करें एसटी में तो सबसे ज्यादा अलीराजपुर, फिर झाबुआ, फिर बड़वानी। ध्यान रखना है दोस्तों, सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रतिशत अलीराजपुर का है, जो कि कुल जनसंख्या की 89% जनसंख्या निवास करती है एसटी पॉपुलेशन। अलीराजपुर में यदि 100 व्यक्ति निवास करते हैं तो 100 में से 89 एसटी पॉपुलेशन के, इसका मतलब ये है। इसी प्रकार से झाबुआ में 87% और बड़वानी में 69.4% जनसंख्या एसटी पॉपुलेशन की, इसको ध्यान रखना है। यदि बात करें प्रतिशत की, सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, तो दोस्तों सबसे कम भिंड में है, फिर मुरैना, फिर दतिया। भिंड की कुल जनसंख्या का मात्र 0.4% ही एसटी पॉपुलेशन है, मुरैना का 0.9% और दतिया का 1.9% हिस्सा ही एसटी पॉपुलेशन का है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आप कंफ्यूजन ना हो तो आप किस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं? पहले लिखेंगे हम क्षेत्रफल वाइज, फिर प्रतिशत वाइज और फिर सबसे कम। यहां पर अधिक का सेक्शन है, यहां पर कम का सेक्शन है। तो क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन कहां की है? धार की है। क्षेत्रफल में सबसे अधिक पॉपुलेशन दोस्तों कहां की है? एसटी की, धार में है, याद रखना है। प्रतिशत में कहां पर है? अलीराजपुर में है। और सबसे कम कहां पर है? सबसे कम है दोस्तों भिंड में, चाहे प्रतिशत हो या फिर जनसंख्या हो। तो धार, अलीराजपुर, भिंड, आपको सीधी 3 चीजें याद करनी है। धार, अलीराजपुर, भिंड।
आपने याद कर लिया। आपको आपसे कहे कि सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या, आपको याद है क्षेत्रफल या जनसंख्या वाइज, सॉरी क्षेत्रफल लिखा मैंने यहाँ पर, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस एसटी की कहाँ पर है? धार में। प्रतिशत में कहाँ पर है? अलीराजपुर में। सबसे कम कहाँ पर है? भिंड में है। तो धार, अलीराजपुर और भिंड, आपको 3 याद रखने हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या धार, प्रतिशत में ज्यादा अलीराजपुर, सबसे कम प्रतिशत और जनसंख्या में भिंड है। इस प्रकार से आप याद रखेंगे तो कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है आप सभी से। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजातियां। यहां से आपको थोड़ी सी बोरियत हो सकती है। कुल 43 जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, तो इनकी चर्चा हम कर लेते हैं। इनमें शामिल है दोस्तों आगरिया, आंध, बैगा, भैना, भारिया, हुईहरा, भूमिया, पालिया, पांडव, फिर भतरा। 7वें नंबर पर भील भिलाला, बरेला, पटलिया। 8वें पर भील मीना, 9वां भुजिया, फिर बियारा, बिंजबार, बिरहुल, बिरहोर, दमोर, दामरिया, धनबार, गडावा, गडवा। इसके अलावा दोस्तों गोंड, अरख, आगरिया, असुर, मारिया, भटोला, भिम्मा, थुरु, धुरवा, धोबी, धुलिया, डोरला, गायकी, गट्टा, गट्टी, गवारी, हिल, कंडरा, कलंगा, खटोरा, कोईतर, माना, मन्नेवार, मोंधिया, मोगिया, मोधय, नागारची, ओझा, सोनझारी, झरेका, थाटिया, डरोई, अभुजमरिया। फिर हलवा हलवी, फिर कमार, कारकू, कमर, कोर, चेरवा, रथिया, तेवर। फिर दोस्तों कीर, दोस्तों भोपाल, रायसेन, सीहोर जिलों में मिलती है। और भारत सरकार की अधिसूचना जो 8/1/2003 को आई थी, उसके द्वारा इसे जनजातीय श्रेणी से विलोपित कर दिया गया। कीर, मीना और पारधी दोस्तों, आपको 3 जनजातियां मिलेंगी देखने के लिए जिनका विलोपन 2003 में हुआ था। पहले मध्य प्रदेश की कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या 46 थी, 2003 के बाद 43 है। इतना आपको ध्यान रखना है। और एक बात और दोस्तों, जो साथ में आपको जनजातियां मिल रही हैं, ऐसे गौड़ के साथ में आपको इतनी सारी और देखने मिल गई, इसी प्रकार से कंवर के साथ में और मिल गई, तो उन्हीं की संबंधित उपजातियां हैं, उनको ध्यान रखना है। मेन जब हमने बात की थी आपसे कुल कितनी जनजातियां हैं, 43 हैं, तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि 43 जो अलग अलग 43 जनजातियां हैं, उनकी जो अलग अलग उपजातियां भी हैं, उनको मिलाकर 43 हैं। तो अब जैसे यहाँ पर आपके लिए भील की, भिलाला, पटेलिया उप जनजातियां मिली, तो उनको भी मिलाकर कुल 43, उसको एक माना गया। इसी प्रकार से जो गौड़ की उपजातियां बहुत सारी हैं, उन सबको एक गौड़ कंसीडर करते हुए या उन सबको सामूहिक रूप से एक काउंट करते हुए एक माना। इस प्रकार से कुल 43 जनजातियां मध्य प्रदेश में हैं। फिर 22वें नंबर पर खैरवार, कोंडर। 23वें नंबर पर खारिया। 24वें नंबर पर कौंत, खोंड और कांत। 25वें नंबर पर कोल, फिर कालम। 27वें नंबर पर कोरकू, बोपची, मोबासी, निहाल, नाहुल, बोदी, बोडेओ। फिर करवा, कोडाकू, फिर माझी, मझवार, मबासी। दोस्तों क्रमांक में नहीं बोलता, जहां लगता है मैं बोल देता हूँ। फिर मीना दोस्तों, कीर मीना, पारधी की मैंने बात की थी। मीना विदिशा जिले के सिरोंज उपखंड में देखने को मिलती थी। और भारत सरकार की जो सूचना कब आई थी, अधिसूचना 8 जनवरी 2003, इसके द्वारा कीर मीना पारधी को विलोपित कर दिया गया। फिर मुंडा, नगेसिया, उरांव, धनका, गांगड़, नहीं धांगड़। फिर पनिका, पाओ, प्रधान, पाथरी, सरोती। फिर दोस्तों पारधी भोपाल, रायसेन, सीहोर जिलों में मिलती थी और भारत सरकार की अधिसूचना 8 जनवरी 2003 द्वारा विलोपित की गई। फिर 40वें नंबर पर पारधी बहेलिया कहते हैं, छिंदवाड़ा, जबलपुर, बैतूल, कटनी, खंडवा, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम जिलों में निवास करती है। फिर परजा, सहरिया, सौता, साता, सौर, सावर, सावरा और सौर। यहाँ पर दोस्तों तो सौर और सौर में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग अलग जनजातियां हैं। अदरवाइज आप इसमें कंफ्यूज होकर यदि प्रश्न आए तो गलत कर दें, इस बात को याद रखना है। तो हमने क्या देखा, एक तो हमने अधिसूचना की डेट देखी भारत सरकार की 8 जनवरी 2003, इसको आपको भूलना नहीं है, ठीक। इस अधिसूचना के द्वारा 3 जनजातियां, कौन सी 3 जनजातियां हैं, कीर, मीना और पारधी,
इन जनजातियों को विलोपित कर दिया गया था। और मध्य प्रदेश की जो पहले कुल 46 एसटी जनजाति समूह हुआ करते थे, अब वर्तमान में घटकर कितने बचे? 43 बचे। तो 8 जनवरी 2003 इस डेट को भी आप ध्यान रख लें। और जितनी जनजातियों की चर्चा की 2-4 बार आप पढ़ें, ताकि आपके दिमाग में एक मोटा मोटा अनुमान हो जाए कि हाँ, यह जनजाति मध्य प्रदेश में निवास करती है। ठीक, मैंने आपसे पहले कहा था थोड़ी सी बोरियत आपको, क्योंकि इतने सारे नाम हैं तो उनको ध्यान रखने में हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट आते हैं, फिर वो किसी भी टॉपिक के हो तो थोड़ा सा इंसान को असहज महसूस होता है, क्योंकि व्यक्ति के दिमाग की जो कैप्चर करने की क्षमता है वो लिमिटेड है। तो फिर हमें बोरियत होने लगती है जब एकदम से बहुत सारे फैक्ट आते हैं, तो असहजता महसूस होती है। तो आपको उसका तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। जैसी स्थिति आपकी है वैसी स्थिति संबंधित टॉपिक में बाकी विद्यार्थियों की भी होने वाली है। वो भी इंसान है, सुपर ह्यूमन तो कोई है ही नहीं। ठीक है, उनके दिमाग में भी कोई चिप नहीं लगी। तो जब भी कभी ऐसी स्थिति है कि बहुत बार सारी चीज़ों को पढ़ लिया लेकिन यार दिमाग में तो चीज़ें सेट ही नहीं हो रही हैं, तो आपको डिमोटिवेट फील नहीं करना है। यदि आपको डिमोटिवेशन होता है तो आपको यह सोच लेना है कि सिर्फ आपकी स्थिति ऐसी नहीं है, बाकी सभी विद्यार्थियों की भी सेम कंडीशन है। यदि आप हतोत्साहित फील करते हैं और बाकी विद्यार्थी इस चीज को समझते हैं, यार नहीं यार तो सबके साथ ऐसा होना है, सभी इंसान है और सबको समस्या जाने वाली है इन प्रकार की चीजों को याद करने में, तो वो बिना टेंशन की पढ़ाई करेंगे। आप अनावश्यक रूप से लोड लेके पढ़ाई करोगे तो आप ऑटोमेटिकली कंपटीशन से पछड़ते जाओगे। तो तैयारी के दौरान लोड तो किसी भी चीज का नहीं लेना। चीजें याद हो रही हैं तो ठीक है, नहीं हो रही तो भी ठीक है। ठीक, फिर दोस्तों मध्य प्रदेश की कुल अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार जिलों का विवरण वर्ष 2011 के अनुसार हम देख लेते हैं। प्रतिशत वर्ग की बात करें तो ऐसे जिलों की संख्या जहां की जनसंख्या, जो टोटल जनसंख्या है उसका 5% से अधिक एसटी पॉपुलेशन है। तो ऐसे कुल जिले कितने हैं मध्य प्रदेश में? 4 हैं। कुल अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना हो गया? 25.11, जिनमें शामिल है धार, बड़वानी, झाबुआ एवं छिंदवाड़ा। फिर बात करते हैं 3 से 5% वाले कितने जिले हैं? तो कुल 7 जिले हैं। कुल प्रतिशत कितना कवर करते हैं? 26.84%। ये 7 जिले कौन से हैं? खरगोन, खंडवा, बैतूल, अलीराजपुर, मंडला, सिवनी, शहडोल। फिर 2 से 3% के कुल 10 जिले हैं। 23.70% जनसंख्या कवर करते हैं, जिसमें शामिल हैं डिंडोरी, रतलाम, सिंगरौली, बालाघाट, जबलपुर, अनूपपुर, सतना, कटनी, सीधी तथा रीवा। फिर 1 से 2% की बात करें तो कुल 13 जिले हैं, जो कि 17.77% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कवर करते हैं। तो इसमें उमरिया, देवास, बुरहानपुर, शिवपुरी, सागर, इंदौर, रायसेन, नर्मदापुरम, गुना, पन्ना, दमोह, शिवपुर एवं हरदा। फिर बात करते हैं 0.5% से 1% तक की जनसंख्या के कुल 3 जिले हैं। कुल जनसंख्या का 2.44% कवर करते हैं, जिसमें शामिल है नरसिंहपुर, सीहोर और अशोकनगर। फिर बारी आती है आधे प्रतिशत से कम या 0.5% से कम जनसंख्या वाले जिले, जिसमें 13 शामिल हैं। कुल कवर करते हैं जनसंख्या का 4.14%, जिसमें शामिल है छतरपुर, ग्वालियर, नीमच, भोपाल, टीकमगढ़, विदिशा, राजगढ़, उज्जैन, शाजापुर, मंदसौर, मुरैना, दतिया एवं भिंड। इस प्रकार से हमने चर्चा कर ली। अब दोस्तों एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आता है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की तुलनात्मक व्याख्या। अनुसूचित जाति अर्थात एससी, अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी की हमें चर्चा करनी है अलग अलग परिप्रेक्ष्य में। तो सबसे पहले बात करते हैं संविधान में परिभाषा। तो दोस्तों अनुसूचित जाति एससी की परिभाषा दी है अनुच्छेद 366(24) में, एसटी की दी है 366(25) में। तो 24-25 एससी एसटी कैसे याद करना है? 366 तो कॉमन हो गया, 24-25 एससी एसटी, अर्थात एससी का 366(24), एसटी का 366(25). अब संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों 341, 342, 41 एसटी, 42 एसटी, नहीं 41 एससी, 42 एसटी, ध्यान रखना है। परिभाषित कहां पर है? 366(24) में कौन है?
24-25 SC/ST, 366 25 में कौन है? ST। इसी प्रकार से अनुच्छेद 341 342 SC/ST, 341 में किसका उल्लेख है? SC का। 342 में किसका है? ST का। ठीक, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में जनसंख्या। तो कुल आबादी का 15.6% कौन है? SC है मध्य प्रदेश में। और कुल आबादी का 21.09 या 21.1% कौन है? ST मध्य प्रदेश में। अब बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या। अभी एक चीज मैंने आपको बात बताई थी, आपको याद करनी थी, सीधी सीधी चीजें कैसी? धार, अलीराजपुर और भिंड मैंने आपको याद कराया था। कैसे याद कराया था? मैंने आपसे कहा था सबसे ज्यादा जनसंख्या ST की धार में है, प्रतिशत में सबसे ज्यादा अलीराजपुर में है, सबसे कम प्रतिशत और क्षेत्रफल में कहां पर है? प्रतिशत जनसंख्या में कहां पर है? भिंड में है। तो धार, अलीराजपुर, भिंड आपने ऐसे याद किया था, किसके लिए? ST के लिए। अब आपके लिए इसी प्रकार से याद करना है SC के लिए। इंदौर, उज्जैन और झाबुआ। सबसे ज्यादा SC पॉपुलेशन कहां पर है? इंदौर में है। प्रतिशत में कहां पर है? उज्जैन में है। सबसे कम जनसंख्या और प्रतिशत में दोनों में कहां पर है कॉमन? झाबुआ में। जैसे हमने याद किया था, एक बार फिर से रिवीजन, धार, अलीराजपुर, भिंड। ST के लिए था सबसे ज्यादा ST धार, प्रतिशत में अलीराजपुर, सबसे कम दोनों में जनसंख्या प्रतिशत में भिंड। इसी प्रकार से SC सबसे ज्यादा इंदौर में, प्रतिशत में सबसे ज्यादा उज्जैन में, दोनों में सबसे कम झाबुआ में। तो इस प्रकार से चीजों को आपको ध्यान रखना है ताकि आप किसी भी प्रकार से कंफ्यूज ना हो। तो वही लिखा है, सर्वाधिक जनसंख्या SC की इंदौर में है, प्रतिशत में कहां पर है? उज्जैन में है। इसी प्रकार से सबसे ज्यादा जनसंख्या ST की धार में है, प्रतिशत में कहां पर है? अलीराजपुर में है। अब बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या, चाहे जनसंख्या में हो चाहे प्रतिशत में हो, कहां पर है? झाबुआ में है SC और भिंड में सबसे कम है ST। अब मान्यता प्राप्त कुल जातियों की बात करें तो 48 SC मध्य प्रदेश में मान्यता प्राप्त है और 43 ST मध्य प्रदेश में मान्यता प्राप्त है, जनजाति समूह है। ठीक है, तो एक अधिसूचना जारी हुई थी भारत सरकार की, जिसमें कीर मीना पारधी को विलोपित कर दिया गया था। 46 से 43 बची थी संख्या। तो वो डेट बताएं, किस डेट को वह अधिसूचना जारी हुई थी। अब बात करते हैं कुल जनसंख्या 2011 के परिप्रेक्ष्य में। तो कुल SC आबादी मध्य प्रदेश में है 113.42 लाख, या इसे इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं 1,13,42,000। और अनुसूचित जनजाति की कितनी है? 153,16,000। यहाँ पर 1,53,16,000 या 153.16 लाख, किसी भी प्रकार से पढ़े, आपको ध्यान रहना चाहिए बस। ठीक, तो इस प्रकार से हमने तुलनात्मक अध्ययन किया। और दोस्तों एक बात और आपको कमेंट सेक्शन में बताते रहना है कि जिस प्रकार से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, रिवीजन कराते कराते, बीच में प्रश्न पूछते पूछते, यदि वह अंदाज आपको सही लगता है तो हमें अवगत जरूर कराएं, ताकि हम उसको जारी रख सकें। रिवीजन वाली अप्रोच, या फिर मैंने जो आपको अलग अलग तरीके से याद कराने का प्रयास किया, सर्वाधिक जनसंख्या, प्रतिशत में, वैसे भी सबसे कम, तो यदि आपको सही लगता है तो हमें अवगत जरूर कराएं, ताकि हम इस चीज को आगे भी निरंतर जारी रख सकें। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति कार्मिकों की या कर्मियों की व्यवसायिक संरचना की तुलना। ये भी है दोस्तों, जितने भी फैक्ट हम लेने वाले हैं सब 2011 की जनगणना के आधार पर लेने वाले हैं। तो सहभागिता दर की बात करें तो कुल जनसंख्या में कर्मियों का अनुपात, तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है कुल जनसंख्या में कितना है? 43.5। और ST का उसमें कितना है? 39.9। कुल कर्मियों में मुख्य कर्मियों का प्रतिशत कितना है दोस्तों? सब प्रतिशत में आंकड़े हैं। कुल कर्मियों में मुख्य कर्मियों का प्रतिशत है 71.9, उसमें ST है 63.7। कुल कर्मियों में सीमांत कर्मियों का प्रतिशत कितना है? 28.1। ST के कितने हैं? 36.3। कुल कर्मियों में काश्तकारों का प्रतिशत कितना है? तो 36.2। और ST कितने शामिल है उसमें? 41.5। मुख्य कर्मियों में कृषक मजदूरों का प्रतिशत है 29.2, जिसमें ST के हैं 45.4। मुख्य कर्मियों में गृह उद्योग में लगे कर्मियों का प्रतिशत है 2.9, जिसमें ST कितनी है? 0.7। मुख्य कर्मियों में दोस्तों अन्य कर्मियों का प्रतिशत कितना है? 31.8, जिसमें ST का है 12.5। अब मैं आपको समझा देता हूं कि आखिर माजरा क्या है। यहाँ पर व्यवसाय में सहभागिता दर की बात की जा रही है।
यदि कुल जनसंख्या मध्य प्रदेश की जितनी है 100 लोगों में से मान लो 43.5 लोग या 43.5% लोग काम करते हैं अलग अलग प्रकार के, तो उसमें एसटी का अनुपात कितना है? 49.9। बल्कि जनसंख्या में प्रतिशत कितना था? 21.1 या 09। ठीक है। इसी प्रकार से अब बाकी कैटेगराइजेशन किए गए हैं कि कुल कर्मियों में जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, मुख्य कर्मियों का प्रतिशत मान लो 71.9 है, तो उसमें से 63.7% तो अकेले एसटी ही हैं। और इसी प्रकार से बाकी सारी चीजों की बात की गई है। उम्मीद है अब आपको चीजें क्लियर होंगी एकदम से। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश में जनजातियों के राजनीतिक वितरण पर। यहां पर थोड़ी सी कम बोरियत होगी आपके लिए, क्योंकि फैक्ट जो आप अभी पढ़ने वाले हैं इनको पहले भी आपने एमपीजीके में पढ़ा होगा, तो आपको उतनी समस्या नहीं जाने वाली। जैसे कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति संभाग कितने हैं? 7 हैं। मध्य प्रदेश में वैसे कुल कितने संभाग हैं इसको कमेंट सेक्शन में बताएं। तो अनुसूचित जनजाति संभागों की संख्या 7 है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति एसटी जिले कितने हैं? 20 हैं। और दोस्तों पांडुरना को मिला लें तो 21 हैं। फिर अब बताना है कि पांडुरना किस जिले को से अलग होकर बना है जिला। ठीक है, अब आपको एक ये बताना है कि दोस्तों मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति विकास खंड की संख्या कितनी है? 89 है। संभाग कितने हैं? 7 हैं। जिले कितने हैं? 21 हैं। विकास खंड कितने हैं? 89 हैं। सबसे ज्यादा अनुसूचित जिले वाला संभाग कौन सा है? इंदौर संभाग है। इसमें कुल 7 अनुसूचित जिले हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे ज्यादा अनुसूचित विकास खंड वाला जिला कौन सा है? धार है। कुल इसमें 12 अनुसूचित विकास खंड है। अच्छी चीज पता है क्या? जो इंदौर है, इंदौर एक संभाग है, इसमें कुल 7 जिले हैं और इन 7 जिलों में एक जिला है धार। इस धार के 12 विकास खंड है। तो ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा अनुसूचित जिले वाला संभाग कौन सा है? तो यहां ध्यान रखना है इंदौर। और सबसे ज्यादा अनुसूचित विकास खंड वाला जिला कौन सा है? तो इस ही इंदौर संभाग का एक जिला है धार, जिसके कुल 12 विकास खंड है। ठीक है, कहने का मतलब इतना है। और फिर मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटें 47 है और लोकसभा में कितनी है? तो 6 है। इस चीज को भी ध्यान रख लेना। ठीक है, वही चीजें आपको यहां पर दर्शाई गई हैं, जैसे कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला विकास खंड नहीं, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के विकास खंड किस जिले में? धार में है। सबसे ज्यादा जनसंख्या भी धार में है। प्रतिशत में सबसे ज्यादा जनसंख्या अलीराजपुर में है। और न्यूनतम जनसंख्या हो चाहे न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में और प्रतिशत में कहां पर है? भिंड में। इनकी चर्चा तो मैं इतनी सारी बार कर ली, आपको सारी चीजें ध्यान रह गई होंगी कि सबसे ज्यादा सबसे कम कहां पर है, कैसे है। 7 संभाग हैं, 21 जिले हैं कुल, पांडुरना को मिलाकर 89 विकास खंड है। सबसे ज्यादा अनुसूचित जिले वाले संभाग है इंदौर, उसमें कुल 7 जिले हैं। और सर्वाधिक अनुसूचित विकास खंड वाला जिला है धार, कुल 12 जिले हैं। एसटी की विधानसभा में 47 और लोकसभा में 6 सीटें हैं। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। अब यहाँ पर लिखा गया है मध्य प्रदेश में आदिवासी संभाग जिले एवं मंडलवार इस प्रकार से एक सूची दी हुई है। तो मैंने आपसे कहा था कि इंदौर संभाग में 7 जिले हैं, तो कौन कौन से हैं? खंडवा, खरगोन, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर, बुरहानपुर और धार। खंडवा का एक विकास खंड है, खरगोन के 7 है, बड़वानी के 7 है, झाबुआ के 6, अलीराजपुर के 6, बुरहानपुर का 1 और धार के 12। तो जो आया था सबसे ज्यादा विकास खंड वाला जिला कौन सा है? धार है। इसी प्रकार से सबसे ज्यादा जिलों वाला संभाग कौन सा है? अनुसूचित जिलों वाला इंदौर है, कुल 7 जिले हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इस प्रकार से। फिर दोस्तों जबलपुर संभाग की बात करें तो इसमें कुल 6 जिले शामिल है। मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुरना, बालाघाट, डिंडोरी। मंडला के 9 विकास खंड, सिवनी के 5, छिंदवाड़ा के 3, पांडुरना का 1, बालाघाट के 3, डिंडोरी के 7। इसी प्रकार से शहडोल संभाग, कुल संभाग भी 7 ही हैं दोस्तों। तो शहडोल में 3 जिले हैं, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया। शहडोल में 4 विकास खंड, अनूपपुर में 4 और उमरिया में 1। ये दोस्तों अनुसूचित विकास खंडों की बात चल रही है। नर्मदापुरम संभाग में 2 जिले हैं, नर्मदापुरम और बैतूल। नर्मदापुरम में 1 विकास खंड है, बैतूल में 7 है। रीवा संभाग में 1 जिला है, 1 विकास खंड है। रीवा संभाग में 1 जिला सीधी है, उसका 1 ही विकास खंड है। चंबल संभाग का भी 1 जिला है जिसमें 1 विकास खंड है, जिला का नाम क्या है? श्योपुर है। और जैन संभाग का रतलाम जिला शामिल है और इसमें 2 विकास खंड है। इसको आपको ध्यान रख लेना है। उम्मीद है सारी चीजें आपको एकदम क्लियर होंगी।
अब हम चर्चा कर लेते हैं जनजाति से संबंधित प्रमुख दिवस के बारे में। इनको तो आपको ध्यान रख ही लेना है दोस्तों। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त, विमुक्त जाति दिवस 31 अगस्त। तो आपको अगस्त में आता है इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। उसके परिप्रेक्ष्य में आप याद रखें, इंडिपेंडेंस के पहले होगा विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को। विमुक्त जाति दिवस इंडिपेंडेंस के बाद होगा 31 अगस्त को, ठीक। रानी दुर्गावती जयंती 5 अक्टूबर, ध्यान रखना है। जनजाति गौरव दिवस तो सबको ही ध्यान होगा 15 नवंबर। बिरसा मुंडा जयंती भी सेम 15 नवंबर। अब टंटे मामा बलिदान दिवस 4 दिसंबर, याद रखना है। 4 दिसंबर टंटे मामा बलिदान दिवस। 9 अगस्त विश्व जनजाति दिवस, 31 अगस्त विमुक्त जाति दिवस, 5 अक्टूबर रानी दुर्गावती जयंती, जनजाति गौरव और बिरसा मुंडा 15 नवंबर, और टंटा मामा बलिदान दिवस 4 दिसंबर। इतने आपको ध्यान रखना है। आप कुछ चीजें और देख लेते हैं। विमुक्त जाति दिवस कब प्रारंभ किया था? वर्ष 2021 से। और जनजाति गौरव दिवस भी दोस्तों वर्ष 2021 से बिरसा मुंडा की स्मृति में चालू किया गया। विमुक्त जाति दिवस फिर से देखो 31 अगस्त, जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर, और विश्व आदिवासी दिवस 1994 से संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा शुरू किया गया था। कब? 9 अगस्त को। इन चीजों को आपको ध्यान रख लेना है, ठीक। फिर दोस्तों जनजातियों की उपजातियों की चर्चा करें तो यहाँ से भी एमपीपीएससी अक्सर प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति किसकी उपजाति है, या यह जनजाति किसकी उपजाति है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। यदि गौड़ की उपजातियों की बात करें तो आगरिया प्रधान, भिम्मा ओझा, मुड़िया नागार्ची, सोलाहुस और अजूज माड़िया। कौन कौन सी मैंने कही? गौड़ की उपजातियां आगरिया प्रधान, भिम्मा ओझा, मुड़िया नगारची, सोलाहुस और अबुझ माड़िया। फिर कोल की बात करें तो गवटिया, रोतिया रोतेले, रोहिया रोहेल। गवटिया, रोतिया रोतेले, रोहिया रोहेल, ये कोल की उपजातियां हैं। फिर भील की बात करें तो भिलाला बरेला, पटालिया तड़वी और रथियास। भिलाला बरेला, पटालिया तड़वी और रथियास भील की उपजातियां हैं। कोरकू की बात करें तो बडोया बोबई, बवारी रूमा, पाथरिया, दुलारिया और निहाल। बडोया बोबई, बवारी रूमा, पाथरिया, दुलारिया और निहाल, ये कोरकू की उपजातियां हैं। दोस्तों यदि आपको उपजातियां याद ना हो तो एक बार में टेंशन नहीं लेना, बार बार आप पढ़ेंगे तो कुछ आपको याद हो जाएंगे, कुछ आप एलिमिनेट कर लेंगे एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल गौड़ की उपजाति पूछी तो आपको गौड़ की मालूम नहीं भी याद, लेकिन तो बाकी पूछी भिलाला, पटालिया, रथियास, और एक गौड़ की प्रधान दे दी। आपसे पूछा निम्न में से कौन सी गौड़ की उपजाति है, आपको नहीं पता कि भाई प्रधान गौड़ की उपजाति है, लेकिन आपको इतना पता था कि भिलाला, पटालिया, रथियास भील की हैं, तो आप ऑटोमेटिकली कहेंगे ये तीन नहीं हो सकते, और चौथा ऑप्शन प्रधान है, तो आप उसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं और आपका आंसर भी सही होगा। तो आपको जरूरी नहीं पूरा याद हो, पूरा याद होता है बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन यदि नहीं हो पा रहा तो आपको हतोत्साहित नहीं होना। मेरा समझाने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, और भी आपके रास्ते हैं क्वेश्चन को सही करने के। बस रिवीजन बार बार करना है, कि ऐसा नहीं कि देख के ही कह दिया कि सर याद हो ही नहीं सकता, हम तो कसम खा के बैठे हैं इनको हम याद करेंगे ही नहीं, वैसे में समस्या है। आप मल्टीपल टाइम पढ़ेंगे तो कुछ आपको यहाँ का याद हो गया, कुछ वहाँ का याद हो गया, और सब कुछ जोड़ के आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों भारिया की उपजाति की बात करें तो भूमिया, भुईहरा, पंडो, पालिया। दोस्तों जिनकी कम दिख रही है उनको सबसे पहले याद कर लें, जैसे भारिया की भूमिया, भुईहर, पांडो, पलिया। और ऐसे अलग अलग नहीं, आप सीधी धुन की टाइप में याद करें, एक धुन टाइप की बना लें। भारिया, जैसे भारिया की बात करें तो भूमिया, भुईहरा, पांडो, पालिया। भूमिया, भुईहरा, पांडो, पालिया, ये 4-5 बार पढ़ेंगे तो आपको सेट हो जाएगा। तो आपको भूमिया याद आएगा तो भुईहरा, पांडो, पालिया अपने आप याद आ जाएगा। जैसे किसी भी गाने को आप जब कई बार सुनते हैं तो आपको भी गाना याद भी नहीं आ रहा होता है, और कोई आपको एक अक्षर बता दे, 2 अक्षर सुना दे, तो बाकी लाइन आप खुद से गुनगुना देते हैं। इसी प्रकार की स्थिति आपकी यहाँ पर बनेगी, ठीक है। सहरिया की बात करें तो शबर, सोर, सोसिया, दांडनी। शबर, सोर, सोसिया, दांडनी किसकी उपजातियां हैं? सहरिया की। इसी प्रकार से बैगा की बात करें तो बिझावर, भरोतिया, नरोतिया, रैमैना, काठमैना, बादमैना और नाहर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने चर्चा की जनजातियों की उपजातियों की। जैसे बैगा में देखा बिझावर, भरोतिया, नरोतिया, रैमैना, काठमैना, बादमैना, नाहर। इसी प्रकार से हमने गौड़, कोल, भील, कोरकू, भारिया, सहरिया, बैगा आदि जनजातियों की उपजातियों की भी बात की।
दोस्तों अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे जनजातियों के समुदाय के व्यावसायिक कार्य गोवा प्लान को साकार करने वाले तथ्य जो आयोग ने पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे उनकी। साथ ही साथ हम इस अध्याय के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी देखेंगे और फिर अगले चैप्टर पर बढ़ेंगे। तो बस अगले वीडियो तक का आपको इंतजार करना होगा, लेकिन तब तक आपको रुकना नहीं है, लगातार मेहनत करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। जो सवाल आपसे पूछे गए उनके जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, समय यदि रहता है तो उनके जवाब आपको दिए जाएंगे। तो बस लगे रहें, लगातार मेहनत करें, आगे बढ़ते रहें और तब तक ना रुकें दोस्तों जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।